सुप्रभात। पूर्वांचल करियर क्लासेस पे आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आप सभी लोगों को पता ही है कि संस्कृत का जो सब्जेक्ट है उसमें हम लोग अब प्रैक्टिस पर पहुंच चुके हैं और हमारा समय भी जो सीटेट का पेपर है बहुत नज़दीक आ गया है। तो इसमें समय ज़ाया ना करते हुए चलिए हम प्रैक्टिस के प्रश्नों में पूर्ण व्याख्या सहित आपको हल कराते हैं और उस पर आपको कुछ जो शब्द होंगे, ट्रिक के शब्द होते हैं, पहचान के शब्द होते हैं, कौन सा निगेटिव शब्द आता है, कौन सा सकारात्मक शब्द आता है, इन पर चर्चा करते हुए हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते रहेंगे। ठीक है, तो आइए चलते हैं। बिना कड़ी मेहनत के सफलता नहीं मिल सकती। बिना कड़ी मेहनत के सफलता नहीं मिल सकती। कुदरत चिड़ियों को खाना जरूर देती है लेकिन घोंसलों में नहीं डालती है। मतलब यह है कि दोस्तों, खाना तो किसी को भी मिल जाता है लेकिन सफलता प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत और परिश्रम की आवश्यकता होती है। चलिए आगे चलते हैं। सुबह सुबह नई कोर्स से शुरुआत। संस्कृत में देखिए दोस्तों, एक शब्द आता है, कहीं आपको मिल जाए बहुभाषिकता। शब्द क्या मिल जाए? बहुभाषिकता। यदि आपको बहुभाषिकता मिल जा रहा है कहीं ऑप्शन में, तो यह महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में कार्य करता है। महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में कार्य करता है और यह एक सकारात्मक शब्द के रूप में हमारे सामने उपस्थित होता है। महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में आता है और जो होता बहुभाषिकता है मतलब एक से अधिक भाषा। एक से अधिक भाषा, यह शब्द क्या दर्शा रहा है कि भाषाओं में विविधता। भाषाओं में जब विविधता आती है दोस्तों, तो बच्चों के सीखने में विस्तार होता है। उनको नई चीज़ें सीखने का अवसर प्राप्त होता है और जहाँ पे बच्चों को नई चीज़ें सीखने का अवसर प्राप्त हुआ, नई चीज़ें सीखने का बच्चों को अवसर प्राप्त हुआ, समझिए वह शब्द आपका आंसर हो सकता है। और यहीं पर अगर रटना लगा दिया जाए, रटंत विद्या, तो रटना क्या होता है? ये हमारा निगेटिव वर्ड होता है। बच्चे को कभी हतोत्साहित नहीं करना चाहिए। बच्चे को कभी हतोत्साहित नहीं करना चाहिए। बच्चे को कभी हतोत्साहित, छात्र को या बालक को कभी हतोत्साहित नहीं करना चाहिए। उसकी जिज्ञासा को शांत किया जाना चाहिए। तो दोस्तों, ये जो हतोत्साहित है, जैसे बच्चा आपसे प्रश्न पूछने आया, आप उसको डांट दिए, बैठा दिए, तो उसमें कुंठा उत्पन्न हो जाती है। बच्चा हतोत्साहित हो जाता है, दोबारा आपसे पूछने नहीं आएगा। बच्चा यदि कुछ गलत कर रहा है, त्रुटिपूर्ण कार्य कर रहा है, त्रुटिपूर्ण कार्य कर रहा है, तो जो त्रुटिपूर्ण कार्य कर रहा है यानी कि बच्चा कार्य कर रहा है, अभ्यास कर रहा है। बच्चा क्या कर रहा है? अभ्यास कर रहा है। यानी कि जो त्रुटिपूर्ण कार्य होगा यह बच्चे के लिए सकारात्मक कार्य करता है। यानी कि ये जो त्रुटिपूर्ण कार्य है यह भी बच्चे में क्या है? सकारात्मक शब्द है। क्यों? क्योंकि बच्चा अभ्यास कर रहा है। जब तक बच्चा कार्य कर रहा है तभी तो त्रुटि करेगा। जब कार्य ही नहीं करेगा तो त्रुटि कैसी करेगा? तो बच्चा यदि कार्य कर रहा है, त्रुटि कर रहा है, इसका मतलब है कि वह सक्रिय है, वह कार्य कर रहा है, वह सीखने में सक्षम है। ठीक है, तो यह भी सकारात्मक शब्द हो जाता है। बहुभाषिकता और त्रुटिपूर्ण, ये दो जो शब्द हैं ये अवसर प्रदान करते हैं। रटना, रटंत विद्या पर क्या कर दिया है? एनसीईएफ ने रोक लगा दिया है। किसने? एनसीईएफ 2005 ने इस पर क्या लगा दिया है? रोक लगा दिया है, रटने पर, बच्चों को हतोत्साहित करने पर। तो बच्चा यदि कोई कार्य कर रहा है, जैसे उसने कुछ लिखा, गलत लिख दिया, तो उसको आप डांटिए मत। डांटना भी एक क्या है?
डांटना भी एक नकारात्मक शब्द है। यदि ऑप्शन में मिल जा रहा है तो इसको आप तुरंत ही काट देंगे, ठीक है, तुरंत ही उसको गलत कर देंगे, ठीक है, उसको आप लगाएंगे नहीं कि यह हमारा आंसर होगा। तो बच्चे को आप हतोत्साहित ना कीजिए, बच्चे को आप डांटिए मत, बच्चे से आप रटाइए मत, ठीक है। और कहीं आपको आंसर में केवल मिल गया, क्या मिल गया, केवलम या ही होता है ना, यह ही, मात्र, मात्र मतलब यह क्या दर्शाते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक ही उत्तर को दर्शाते हैं और एक ही कौशल को दर्शाते हैं कि मात्र एक ही उत्तर हो सकता है। तो यह जो ऑप्शन, यह शब्द होते हैं, यह नकारात्मक शब्द होते हैं। इनको आप अपने पेपर में कभी ऑप्शन मत लगा के आइएगा जब तक कि नकारात्मक प्रश्न ही ना हो, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे शब्दों के लिए आप हमेशा तैयार रहा कीजिए। आपको ऑप्शन में ऐसे शब्द दिख जाते हैं और ऐसे शब्द जब आपको दिख जाते हैं तो यही आपके आंसर करने में आपकी मदद करते हैं, बहुत अधिक मदद करते हैं दोस्तों। ये जो आता है, एक शब्द है विविधता, विविधता या विभिन्नता। जैसे ही विविधता या विभिन्न प्रकार से बच्चे को सीखने की बात आए, यह सकारात्मक शब्द हो जाता है बच्चे के अध्यापन में, बच्चे के शिक्षण कार्य में, बच्चे के सीखने में। जैसे ही यह शब्द आ जाए कि बच्चा विभिन्न रूप से सीख रहा है, विविधता उत्पन्न हो रही बच्चे के सीखने में, विभिन्न आंसर दे रहा है, तरह तरह के आंसर दे रहा है, अपसारी चिंतन कर रहा है। कैसा चिंतन, अपसारी चिंतन कर रहा है बच्चा। बच्चा खुले अंत के उत्तर दे रहा है, खुले अंत के प्रश्नों का उत्तर दे रहा है, खुले अंत वाले प्रश्नों का उत्तर दे रहा है। ऐसे में बच्चे को आप क्या करेंगे, बच्चे को आप और उत्साहित करेंगे कि बच्चा और करे, अच्छा करे, इससे भी अच्छा करे, ठीक है। तो बच्चे में रचनात्मकता का विकास होता है। किसका विकास होता है, रचनात्मकता का, रचनात्मकता का विकास होता है बच्चे में। बच्चे में रचनात्मकता का मतलब सृजनात्मकता का विकास होता है। नई नई चीज़ों का सृजन करता है बच्चा, नए उत्तर अपने से ढूंढकर निकालता है। जब बच्चा अपने से ढूंढकर स्वयं अपना दिमाग यूज करेगा, प्रयोग करेगा, तो बच्चा कैसा कहलाएगा, सृजनात्मक बालक कहलाएगा। नए नए, भले ही उससे त्रुटि हो, भले ही उससे क्या हो, त्रुटि हो, लेकिन बच्चा सोच तो रहा है, अलग तरीके से सोच रहा है। जब बच्चा अलग तरीके से सोच रहा है तो गलती कर करके ही सीखेगा। तो यहाँ पे क्या आ गया, करके सीखने की बात आ गई। जैसे ही आ गया तो बच्चे में क्या आ गया, करके सीखने की बात आ गई, यानी कि बच्चा यहाँ पे सक्रिय हो गया। बच्चा क्लास में रुचि ले रहा है, बच्चा क्लास में क्या कर रहा है, रुचि ले रहा है। तो ये जितने शब्द हम लिख रहे हैं दोस्तों, यह आपको पेपर में मिल जाए तो इसका मतलब है कि यही ऑप्शन बनाएंगे, यही जो सही वाला आंसर होगा वही आपका आंसर बन जाएगा दोस्तों। यह देखिए, विविधता, विभिन्नता, अपसारी चिंतन, खुले अंत वाले प्रश्न, रचनात्मकता या सृजनात्मकता या सर्जनात्मकता, करके सीखने से त्रुटिपूर्ण कार्य कर रहा है बच्चा, यानी कि सक्रिय है। बच्चा रुचि ले रहा है कक्षा में, यानी कि यह भी सकारात्मक शब्द हैं आपके। तो ये सारे के सारे कैसे शब्द हैं, सकारात्मक शब्द हैं। जब सकारात्मक शब्द हो जाए, मिल जाए आपको, तो इसका मतलब है कि आंसर यहीं पर होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे चलते हैं। आज ये इतने शब्द हम आज आपको बता दिए हैं जिसमें से आप आसानी से अपने जो उत्तर होते हैं उसको निकाल सकते हैं। ठीक है, आइए फिर चलते हैं आगे चलें अपने प्रश्नों पर। हमने कहा प्रश्नों की श्रृंखला है, अच्छे प्रश्नों की श्रृंखला आपके सामने है। तो आइए देखते हैं कि क्या प्रश्न है हमारा। प्रश्न क्या है, व्याकरण नियमानां कंठस्थीकरणं पद्धते केंद्रम अस्ति। व्याकरण नियम को कंठस्थ करने की जो पद्धति है वह केंद्रित होती है या केंद्रित होती है।
व्याकरण नियम, देखिए व्याकरण के नियम को कंठस्थीकरण, मतलब व्याकरण नियम को सिखाने की जो पद्धति है, व्याकरण के नियमों को, व्याकरण के नियमों को सिखाने या कंठस्थ करने की जो पद्धति है वह कहलाती है या केंद्रित है। तो किस पर केंद्रित होती है? प्रत्यक्ष विधि पर, या व्याकरण अनुवाद पद्धति पर, या फिर सहजीकोपागम पर, या फिर संरचनात्मक उपागम पर। तो बताइए ये 4 ऑप्शन आपके पास हैं, तो चारों ऑप्शन में से कौन सा उत्तर होगा दोस्तों? आप बताइए। जो प्रत्यक्ष विधि होती है, हमने कहा था कि इसको डायरेक्ट मेथड भी कहते हैं। कौन सा मेथड कहते हैं? इसको डायरेक्ट मेथड भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें प्रत्यक्ष उनके समक्ष वस्तुओं को प्रस्तुत करके सिखाया जाता है। किसको? बालकों को, छात्रों को उनके समक्ष प्रस्तुत करके वस्तुओं को सिखाया जाता है। तो ये हो गई आपकी प्रत्यक्ष विधि। ठीक है। व्याकरण अनुवाद विधि, मतलब इसमें क्या होता है कि व्याकरण के नियमों या सूत्रों को सिखाया जाता है। तो हमारा प्रश्न क्या कह रहा था दोस्तों? प्रश्न हमारा यही कह रहा था कि व्याकरण के नियमों को कंठस्थीकरण कैसे किया जाता है। जो पद्धति है यह कंठस्थीकरण करने की, वह केंद्रित होती है। किस पर केंद्रित होती है? तो व्याकरण अनुवाद विधि पर केंद्रित होती है। यानी कि हमारा उत्तर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो हमारा उत्तर हो जाएगा तो अब बताइए हमारा उत्तर कौन हो जाएगा? तो हमारा उत्तर हो जाएगा व्याकरण अनुवाद पद्धति। ठीक है, यह हमारा उत्तर हो जाएगा। तो आगे हमें देखने की ज़रूरत नहीं है, हमारा उत्तर मिल गया। तो यह भी गलत, यह भी गलत और यह भी गलत। तो हमारा उत्तर कौन सा हो गया? बी ऑप्शन हो गया, व्याकरण अनुवाद विधि। ठीक है, आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो लेखन विषयकः व्यतिक्रमः कथयत, लेखन विषय में जो कमी होती है, जो विकार उत्पन्न होता है, लिखने में जब विकार उत्पन्न हो तो उसे कहते हैं लेखन संबंधित विकार या लिखने में समस्या। क्या? लिखने में बच्चे को जब समस्या आती है, लिखने में जब बच्चे को समस्या महसूस होती है तो उसे कहते हैं या वह ग्रसित होता है। किस रोग से ग्रसित होता है? तो 4 ऑप्शन आपके पास हैं, हम आपको उसका विश्लेषण कर दे रहे हैं। और आपको हमने पढ़ाया हुआ, अगर हमारी क्लास आप पढ़े होंगे दोस्तों, यह आपके आए हुए प्रश्न हैं। जब आए हुए प्रश्न ऐसे हैं तो दोस्तों हमने जब आपको शिक्षण पढ़ाया है ना, भाषा कौशल पढ़ाया है, शिक्षण पढ़ाया है, ज़्यादा से ज़्यादा 5 वीडियो में सब पढ़ा दिया है। 5 से 6 वीडियो में हमने पूरा का पूरा शिक्षण, पूरा आपका जो ये भाषा कौशल है सब पढ़ा दिया है। आपको बस उसे देखने की और रिवाइज करने की ज़रूरत है। आप इसका आंसर तुरंत लगा के यहाँ से निकल जाएंगे कि लिखने संबंधी विकार कौन सा। देखिए डिस्कैलकुलिया दिया गया है, गणितीय संक्रियाओं को करने में इसमें समस्या उत्पन्न होती है। गणितीय संक्रियाओं को करने में समस्या उत्पन्न होती है। गणितीय संक्रियाओं में समस्या कब आती है? जब बच्चा डिस्कैलकुलिया से ग्रसित होता है। ठीक है, जैसे क्या? जोड़, घटाना, गुणा, भाग।
ये सारी क्रियाओं को करने में बच्चे को समस्या महसूस होती है या कठिनाई महसूस होती है तो बच्चा या छात्र डिसकैलकुलिया रोग से ग्रसित होता है, विकार से ग्रसित होता है। तो यह हो गया गणितीय संबंधी। उसके बाद डिस्फोरिया दिया है। डिस्फोरिया में बच्चे के शारीरिक विकास जो होता है वह सही से नहीं हो पाता है। सही से नहीं का मतलब होता है लिंग, उनका लिंग पहचानने में दिक्कत होती है कि वह उसका लिंग जेंडर है या फेमिनिन है, मैस्कुलिन है, मेल है या फीमेल है, दोनों में कन्फ्यूजन आ जाता है। फीमेल या मेल, फीमेल या मेल, दोनों का विकास सही से नहीं हो पाता है, दोनों में समझ में या नहीं आता है। जैसे कोई बालक है तो उसमें बालिका के कुछ गुण दिखने लगते हैं और जब कोई बालिका है तो उसमें बालक के गुण दिखने लगें, तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, डिस्फोरिया। ठीक है, फिर उसके आगे चलें तो उसके आगे जब हम चलते हैं, जब उसके आगे हम चलते हैं तो दिया है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया का क्या मतलब होता है दोस्तों, तो इसमें बच्चे को, बालक को पढ़ने में समस्या महसूस होती है, पढ़ने में समस्या कठिनाई महसूस होती है। तो अब बताइए, ये तो पढ़ने में हो गया कठिनाई महसूस होना। डिसग्राफिया, इसके द्वारा बच्चे को लिखने में समस्या आती है, लिखने में कठिनाई महसूस होती है, लिखने में समस्या आती है या कठिनाई महसूस होती है। तो दोस्तों अब आपके सामने लेखन से जो विकार उत्पन्न था वह किसके द्वारा हुआ, तो डिसग्राफिया के द्वारा हुआ। किसके द्वारा हुआ, डिसग्राफिया के द्वारा हुआ। तो दोस्तों अब इसमें कौन सा आंसर हो गया आपका, तो डी ऑप्शन हो गया, डिसग्राफिया हो गया, लेखन संबंधी विकार हो गया। ठीक है, चलिए फिर चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न हमारा क्या है दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा यह है, देखिए, भाषा कक्षायाम चित्राणाम विज्ञापनानाम प्रयोग विषय अधोलिखितेषु का उचित का उक्ति न समीचीन। अब देखिए यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा। किस पर ज़्यादा ध्यान देना होगा दोस्तों, तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान यहाँ पर इस बात पर देना होगा कि इसमें कहा क्या है, उसने कुछ नहीं, उसने यहाँ पे क्या कह दिया है कि ना समीचीन, ना समीचीना, मतलब कि कौन सा समुचित नहीं है, उचित नहीं है कौन सा। भाषा की कक्षा में चित्रों और विज्ञापनों का प्रयोग करके पढ़ाते समय कौन सा ऑप्शन इसमें क्या है, उपयोगी नहीं है, या कौन सा ऑप्शन उचित नहीं है पूछा है उसने। इस बात पर बहुत ज़्यादा गौर करेंगे आप लोग कि अब जो प्रश्न देता है उसमें ना, अब ना पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, नहीं है पे आएंगे तो हम अपना, अब देखें हम धीरे धीरे, देखिए दोस्तों पिछली कक्षा में हमने थोड़ा सा तेज व्याख्या कर दिया तो लोग कह रहे थे कि थोड़ा आराम से किया कीजिए, तेज बोलने में कुछ शब्द इधर उधर भी आपको लगने लगते हैं। तो हम आज आराम से आपको, संस्कृत है, इसमें जो विसर्ग होता है, अनुस्वार होता है, थोड़ा सा इधर उधर हुआ तो शब्दों का हेर फेर हो जाता है दोस्तों। तो इसलिए इसको हम शुद्ध बोलने के लिए थोड़ा आराम से बोलते हैं, आहिस्ता बोलते हैं, ताकि आपको शुद्ध समझ में आए। ठीक है, चलिए फिर मस्ती से सीखते हैं और आसानी से। सारे आपके आए हुए प्रश्न हैं दोस्तों, अगर इनको आप देख ले रहे हैं और इनकी व्याख्या देख ले रहे हैं तो आपका भाषा कौशल और भाषा शिक्षण आसानी से हल हो जाएगा। और जो आपके गद्य हैं, जो पद्य हैं, मैंने उनको 4 वीडियो में आपको बड़े अच्छे से पढ़ाया है, बस उनको आप देख लीजिए कि कैसे इनको निकाला जाता है। और हम आगे भी आपको गद्य और पद्य किसी वीडियो में ज़रूर शामिल कर लेंगे, ताकि आपको 15 नंबर का आता है दोस्तों, 15 नंबर का आता है तो ऐसे उसको थोड़ी छोड़ देंगे, आधा टॉपिक, आधा सब्जेक्ट आपका लेता है संस्कृत का। चलिए फिर चलते हैं। एतेन बालेभ्यः स्वीकीयाम अभिव्यक्तिम कर्तुम चित्राणाम आधारेण लेखितुम च अवसरः। मैंने आपको बताया कि जिसमें छात्र को अवसर मिलना शुरू हो जाए, छात्र को अवसर की बात आ जाए, वह
जो उत्तर वह जो विकल्प होगा वह उचित विकल्प होगा आपके लिए। तो इसमें देखिए लिखने में बच्चे को अवसर प्राप्त हो रहा है। क्या प्राप्त हो रहा है? बच्चे को अवसर प्रदान किया जा रहा है। इसका मतलब है कि यह हो सकता है सही, यह सही हो सकता है। अब दूसरा देखें, एतेन बालः, इसमें बालक काल्पनिक जगत तथा कक्षायाम तेषां सर्जनस्य कृति स्थानम प्राप्यते। सर्जनम, अभी मैंने बताया कि रचनात्मक की बात हो जाए, रचनात्मक की बात हो जाए, सृजनात्मक की बात हो जाए, सृजनात्मकता की बात हो जाए, या सर्जनात्मक, अभी मैंने बोला था सृजनात्मक को ही सर्जनात्मक भी बोलते हैं। तो सर्जनात्मक की बात हो जाए तो ऐसे जहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाए तो वह जो ऑप्शन होता है आपका उचित होता है। उचित होने का मतलब आपका विकल्प सही कर देते हैं। तो इसमें हमें नहीं देखना है, तो यह विकल्प भी आपका सही है। यहाँ देखिए बच्चे को अभिव्यक्ति प्रदान करने की, चित्रों के माध्यम से व्यक्त करने के, अपने भावों को व्यक्त करने का अवसर दिया जा रहा है। जब अवसर दिया जा रहा है तो यह उचित आंसर है, यह उचित आंसर है, यह गलत नहीं है, यानी कि यह सही है। और इसके साथ साथ देखिए बच्चे को काल्पनिक जगत से कक्षा में सृजनात्मक मतलब अपने भावों को प्रकट करने के, अपने स्वविचारान, अपने विचारों को प्रकट करने के लिए सृजनात्मक प्रश्न के लिए स्थान प्राप्त किया जा रहा, प्रदान किया जा रहा है। तो यहाँ भी देखिए यह सही माना जाएगा। यहाँ पे हमने ट्रिक लिख दिया है, शब्दों को लिख दिया है कि कौन से शब्द कैसे हैं जिनके द्वारा आप सही का पता लगा सकते हैं। रचनात्मक कक्षा मिल जाए, सृजनात्मक कक्षा मिल जाए या सर्जनात्मक कक्षा मिल जाए, सर्जनात्मक बालक मिल जाए, तो इसका मतलब होता है कि उत्तर सही हो जाता है। तो ये आपके ट्रिक हैं। ये सारे जो शब्द हम बोल रहे हैं ये शब्द आप नोट कर लीजिए। गारंटी के साथ आपको यह सभी में, हिंदी हो, संस्कृत हो, किसी भी भाषा में, किसी भी पांचों पार्टों में आपको मिल जा रहे हैं तो यह उत्तर सही हो जाते हैं। तो चलिए सही हो जाते हैं तो आगे चलते हैं। इसमें देखिए, तेभ्यः श्रवण कौशलस्य विकासार्थम अवसर एतेन लभ्यते। आप बताइए बच्चे को जब आप चित्र दिखाकर, विज्ञापन दिखाकर लिखने या शिक्षण कार्य करने की बात कर रहे हैं तो वहाँ श्रवण कौशल की बात कहाँ से आ गई? वहाँ पर श्रवण कौशल की बात कहाँ से आ गई? तो श्रवण कौशल का विकास वहाँ पे नहीं होता है। श्रवण कौशल के विकास का अर्थ यह नहीं होता है, उसको अवसर नहीं मिलता है। किसको? श्रवण कौशल का। क्योंकि आप तो चित्र दिखाकर बात कर रहे हैं। चित्र दिखाकर जब बात करेंगे तो बच्चे का सृजनात्मक विकास होगा। बच्चे में कैसा विकास होगा? रचनात्मक या सृजनात्मक विकास होगा। एतेन चित्राणाम अवलोकनार्थम बालेभ्य अवसर लभ्यते। देखिए चित्र को अवलोकन करने का बालक को अवसर प्राप्त होता है। सही है कि जब आप चित्र बच्चे को दिखाएंगे तो उसमें वह तरह तरह की चीज़ें देखेगा, तरह तरह के रंग देखेगा और उसमें से उसको अलग कर कर के नई चीज़ों का चिंतन करेगा। ठीक है, उसके बारे में जो टॉपिक होते हैं, जो बिंदु होते हैं महत्वपूर्ण, उसके बारे में चिंतन करेगा। तो उसको जब अवसर मिल रहा है दोस्तों तो यह भी हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। अब बताइए जब यह ऑप्शन सही हो जा रहे हैं तो एक ही ऑप्शन इसमें उचित नहीं लग रहा है, समीचीन नहीं लग रहा है। वह कौन सा है? तो वह आपका है ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए चित्रों और विज्ञापनों के माध्यम से बच्चे में सृजनात्मक कौशल का विकास होता है, ना कि श्रवण कौशल का विकास होता है। श्रवण कौशल जो होता है इसमें उचित आंसर नहीं है। ये सब सही थे, सब सही होने से वहाँ पे उसने पूछ लिया कि नहीं सही है। तो नहीं सही है तो कौन सही नहीं है? ये सही है। बाकी ये सब इसके उद्देश्य होते हैं। ठीक है, चलिए फिर आगे चलते हैं। तो अब देखिए आपको मज़ा आ रहा होगा हल करने में। जब आप इन कीवर्ड्स को अपने दिमाग में रखेंगे तो बहुत आसानी से प्रश्न को हल कर ले जाएंगे। चलिए इसमें भाषायाः अधिगमस्य कृते किम नाम महत्वपूर्णम। अब इसमें भी देखिए क्या दिया है? किम ना, कौन क्या महत्वपूर्ण नहीं है।
महत्वपूर्ण की बात कर ले तो पहले हम महत्वपूर्ण चीज़ों को देखेंगे। कौन कौन सा महत्वपूर्ण होता है भाषा अधिगम के समय? बालक के भाषा अधिगम के समय कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो महत्वपूर्ण होती हैं? जब महत्वपूर्ण हम जान जाएंगे तो जो महत्वपूर्ण नहीं है वह अपने आप अलग हो जाएगा। इलिमिनेट ऐसे ही करते हैं विकल्पों को ऐसे ही इलिमिनेट करते हैं। तो दोस्तों आसानी से खेल खेल के द्वारा मज़े से एकदम आप सीख सकते हैं। आत्मविश्वास, बच्चे में आत्मविश्वास, सीखते समय आत्मविश्वास उसका बहुत ज़रूरी होता है, यानी कि यह महत्वपूर्ण है। अनुवाद देखा जाए तो अनुवाद इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। अनुवाद इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। भाषा के अधिगम की बात हो रही है तो अधिगम में बच्चे के अनुवाद की बात कहाँ से आ गई? प्राथमिक स्तर का बालक है तो उसमें अनुवाद की बात कहाँ से आ गई? प्राथमिक स्तर पर अनुवाद की बात नहीं की जाती है। तो आत्मविश्वास हो गया। अधिगम प्रति प्रवृत्ति, मतलब बच्चे का जो अधिगम है, अधिगम के प्रति उसकी क्या प्रवृत्ति है, वह रुचि ले रहा है, किस प्रवृत्ति से रुचि ले रहा है, सक्रिय है कि नहीं है, उसकी कैसी प्रवृत्ति है अधिगम में, वह भी महत्वपूर्ण होता है। अब प्रोत्साहनम, बच्चा प्रोत्साहित नहीं होगा, उत्साहित नहीं होगा अधिगम करने के लिए तो आप उसको अधिगम नहीं करा सकते हैं, भाषा अधिगम उसका नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब बच्चा उत्साहित ही नहीं होगा, क्या बोलते हैं उसे, उत्साहित नहीं होगा और उत्तेजित नहीं होगा, रुचि नहीं लेगा सीखने में, तो बच्चा सीखेगा कैसे? तो ये बताइए, पहला ऑप्शन सही है, सी वाला ऑप्शन सही है, ई वाला ऑप्शन भी सही है। ये महत्वपूर्ण बिंदु हैं। अब कौन सा महत्वपूर्ण नहीं है इसमें? तो इसमें सी, ये जो बी वाला है अनुवाद है। प्राथमिक स्तर पर अनुवाद का बहुत ज़्यादा महत्व नहीं होता है। प्रकृति लिख दिए, देखिए प्रकृति नहीं लिखना था, यहाँ पे लिखना था प्राथमिक स्तर। तो प्राथमिक स्तर पर अनुवाद का बहुत अधिक रोल नहीं होता है, इसीलिए यह हमारा इसमें से सही उत्तर हो गया। ठीक है, तो आइए चलते हैं अगली टॉपिक पर, अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न क्या है हमारा दोस्तों? तो अगला प्रश्न आपके सामने है, बालस्य भाषा अधिग्रहणे अधस्तनेषु कस्य भूमिका सर्वतो महत्वपूर्ण। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण बिंदु पूछा है उसने। क्या पूछा है? सबसे महत्वपूर्ण बिंदु कौन सा है भाषा अधिग्रहण के समय? तो मैंने आपको बताया था, क्या बताया था? भाषा अधिग्रहण। भाषा अधिग्रहण का क्या मतलब होता है दोस्तों? भाषा अर्जन। क्या? भाषा अर्जन। तो अब बताइए, भाषा अर्जन में सबसे महत्वपूर्ण कौन होते हैं बच्चे के भाषा अधिग्रहण में? भाषा अधिग्रहण के समय कौन सबसे अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है? यह प्रश्न आपको कई बार आ चुका है दोस्तों। आपके पर्यावरण में आ चुका है, हिंदी में आ चुका है, आपके मनोविज्ञान में आ चुका है। तो दोस्तों आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देखिए तो यह प्रश्न कई बार आ चुका है और 1 नंबर यहाँ पे पक्का हो जाता है आपका। क्यों? क्योंकि ये देखिए, परिवारस्य, विद्यालयस्य, प्रसार माध्यमस्य और शिक्षकस्य, इसमें से कौन सा आंसर होगा आपका? आप कमेंट करके बताइए दोस्तों, क्योंकि यह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसमें से आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, परिवारस्य। क्यों सही हो जाएगा? क्योंकि छात्र की पहली पाठशाला, छात्र की पहली या प्राथमिक पाठशाला, पहली पाठशाला या स्कूल कहें या स्कूल कह लें तो कौन होता है? तो उसका परिवार होता है। कौन होता है? तो उसका परिवार होता है। इसलिए यह सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है इसमें से। उसके बाद विद्यालय और पास पड़ोस हो जाता है। उसके बाद आपका जो ये प्रसार माध्यम का मतलब होता है कि जो प्रसारण के माध्यम से रेडियो, टीवी और समाचार पत्र, ये सब आपके प्रसार माध्यम है, प्रसारण के माध्यम हैं।
उसके बाद आपके आ गए शिक्षक, ये तो विद्यालय में ही आपको मिल जाएंगे। तो आपका पहला कौन सा हो गया इसमें, तो इसमें आपका आंसर हो गया परिवारस्य, सबसे महत्वपूर्ण इसमें है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पर। विद्यार्थिनः भाषायाः अधिग्रहणं कुर्वन्ति, अधिग्रहणं कुर्वन्ति। अब बताइए इसमें से आपका कौन सा आंसर होगा, जल्दी बताइएगा। देखिए, भाषायाः संरचनायाः विश्लेषणं कृत्वा, भाषा विद्यार्थी यानी कि बालक या छात्र भाषा का अधिग्रहण करता है, करते समय क्या करता है उसमें देखिए कैसे करता है, सीधे सीधे जानिए कि भाषा का अधिग्रहण कैसे करता है। तो अब देखिए, भाषा संरचना विश्लेषण करके, भाषा की संरचना का विश्लेषण करके, तस्याः भाषायाः साहित्यस्य अध्ययनं कृत्वा, भाषा साहित्य का अध्ययन करके, तो तस्य भाषायाः प्रयोग, भाषा प्रयोग का संस्कृत विषय का ज्ञाता बन करके। अब ये बताइए, ज्ञान संस्कृत विषय का ज्ञान प्राप्त करके, भाषा साहित्य का अध्ययन करके, भाषा संरचना का विश्लेषण करके, फिर उसके बाद आपका सामाजिक विनिमयात्मक वातावरणे। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, किसका नाम बताया था, नाम मैंने आपको बताया था नोम चॉम्स्की, नोम चॉम्स्की नाम बताया था मैंने कि इस नाम को आप मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ से तो क्योंकि यह नाम इसलिए आप मत भूलिएगा, मैंने बताया था क्योंकि इन्होंने ही सहज भाषा अधिगम का विकास दिया था, भाषा अधिगम का सिद्धांत दिया है, सिद्धांत दिया है। इनके अनुसार भाषा सहज रूप से वातावरण में भाषा का आदान प्रदान करके सीखना होता है, सहज रूप से भाषा का वातावरण में, भाषा का वातावरण में, भाषा के वातावरण में प्रयोग से, किससे, ये देखिए, हाँ, तो वातावरण में इसके आदान प्रदान से, वातावरण में आदान प्रदान, विनिमय का मतलब क्या होता है, आदान प्रदान से सीखता है। तो भाषा का अधिग्रहण बच्चा कैसे करता है, तो सहज रूप से भाषा का वातावरण में आदान प्रदान से सीखता है। सामाजिक वातावरण का सिद्धांत किसने दिया है, तो नोम चॉम्स्की ने दिया है। क्या दिया है, सामाजिक वातावरण का सिद्धांत, सामाजिक वातावरण का सिद्धांत किसने दिया है, तो हमारे नोम चॉम्स्की महोदय ने दिया है। ठीक है, यह कहीं भी आपको शब्द दिख जाए तो आप एक नाम याद रखिएगा, कौन सा नाम, नोम चॉम्स्की का। इन्होंने ही LAD यानी कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस दिया था, डिवाइस सिद्धांत दिया था। ठीक है, तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि इसका आंसर कौन सा होगा, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन, तो डी ऑप्शन हो जाएगा, सामाजिक विनिमयात्मक वातावरण, ये आपका आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पर। मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है दोस्तों, आप यह भी कमेंट करते रहा कीजिए। जब मज़ा इस तरह से, अगर क्लास आपकी सीरियस हो, गंभीर लगे आपको, तो आप कमेंट कर दिया कीजिए, उसे हम थोड़ा सा क्या कर देंगे, मनोरंजक बना देंगे। ठीक है, चलिए फिर तो जल्दी से आप जाग जाइए, उठ जाइए, चेतन मन में आ जाइए, सक्रिय हो जाइए। आइए चलिए देखते हैं क्या है, उद्गम साक्षरता स्तरे, उद्गम साक्षरता स्तरे अपि लेखन वर्गे स्वीक्रियते। तो ये देखिए, उद्गम साक्षरता मतलब कि प्राथमिक स्तर पर, शुरुआत में
शुरुआत में जब बच्चा सीखता है, और उद्गम का मतलब शुरुआत में बच्चा जब सीखने का प्रयास करता है, तब लेखन वर्गे स्वीक्रियते स्वीकार किया जाता है। बच्चे को कैसे स्वीकार किया जाता है? शब्दानाम लेखनम। बताइए, बच्चा अभी विद्यालय गया ही, जैसे कि आपकी मॉन्टेसरी विधि मान लें, मॉन्टेसरी विधि। तो मॉन्टेसरी विधि जानते हैं क्या होता है? मॉन्टेसरी विधि बच्चे के शुरुआती कौशल का विकास करता है, बच्चे के शुरुआती कौशल का उद्गम साक्षरता स्तर का विकास करता है। देखिए, इमरजेंट लिटरेसी स्टेज का विकास करता है। मॉन्टेसरी जो विधि होती है वह क्या करता है? बच्चे के शुरुआती कौशल का विकास करता है, बच्चे को विद्यालय आने में रुचि प्रदान करता है। बच्चा कैसे पेन पकड़ेगा, कलम कैसे पकड़ता है, कैसे बैठेगा, कैसे क्या कार्य करना है, उसको क्या देखना है, बच्चे को खेल विधि द्वारा सिखाया जाता है। इसमें बच्चे को किस विधि द्वारा? खेल विधि द्वारा सिखाया जाता है। कलम पकड़ना सिखाया जाता है, बैठना सिखाया जाता है अच्छे से। बच्चे को प्रॉपर विद्यालय आना सिखाया जाता है, मतलब बच्चा घर पर ना रुके, वह विद्यालय में रुचि लेने लगे। तो शुरुआती कौशल का विकास मॉन्टेसरी विधि द्वारा, यानी कि उद्गम साक्षरता स्तर पर क्या उचित है। देखिए, आइए, लिखते समय क्या स्वीकार किया जाता है? तो आप बताइए, लिखने के लिए क्या स्वीकार किया जाता है? शब्दानाम लेखनम। तो बच्चा अभी शुरुआत में स्कूल पहुंचा ही, आप बताइए, पहले उसको आप शब्द लिखवाना शुरू कर देंगे? नहीं, यानी कि यह उचित नहीं है। चित्रांकनम, वाक्य निर्माणम। बताइए, जब शब्द निर्माण की बात नहीं हो रही, यहाँ गलत हो जा रहा है, तो वाक्य निर्माण आप कैसे कराएंगे? अक्षराणाम निर्माणम, अक्षराणाम निर्माणम, अक्षराणाम निर्माणम। हमने कई बार बोल दिया, अक्षराणाम निर्माणम, अक्षरों का निर्माण। अब बताइए, इसमें एक शब्द दिया हुआ है चित्रांकनम। चित्रांकनम का मतलब क्या होता है? चित्रांकनम, ये जो अक्षराणाम का मतलब, आप हीरोइन अक्षरा का मत समझिएगा, यहाँ पे अक्षरों की बात, वर्णों की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है? तो वर्णों की बात की जा रही है। आप बच्चे को शुरुआत में वर्ण ही लिखाना शुरू कर देंगे? बच्चा कलम पकड़ना ही नहीं जानता और आप उसको वर्ण लिखवाना शुरू करेंगे? नहीं, ठीक है। तो यह 3 ऑप्शन आपके कट गए। 3 ऑप्शन आपके क्या हो गए? कट गए। मॉन्टेसरी विधि में बच्चे का स्वीकार किया जाता है क्या? टेढ़ी मेढ़ी रेखा, यानी कि चित्रांकनम। बच्चे को कलम पकड़ाया जाता है, बच्चा टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं खींचता है, तरह तरह के चित्र बनाता है, गोला भी बनाता है तो ऐसे बनाता है, ठीक है। कभी ऐसे खींचेगा, कभी इस कोने से उस कोने, कभी तुरंत पेज पलट के उस पर ऐसे खींच देगा, उस पर ऐसे काटेगा। तो ये जो विभिन्न प्रकार की आकृतियाँ बनाता है, विभिन्न प्रकार के चित्र बनाता है, उद्गम साक्षरता स्तर पर, यानी कि शुरुआती कौशल पर यह भी स्वीकार किया जाता है। बच्चे की यह कौशल, इस कौशल को भी क्या किया जाता है? स्वीकार किया जाता है। तो इसमें आपका कौन सा आंसर हो गया? तो इसमें आपका आंसर हो गया बी। कौन सा आंसर हो गया? बी आंसर हो गया है, ठीक है, सही। तो चलिए दोस्तों, अब आपके समझ में आ गया होगा, जितने लोग ऑप्शन लगा रहे थे, शब्द, अक्षर, वाक्य निर्माण, तो शुरुआती कौशल पर जब आप सही से अपना बस्ता भी नहीं पकड़ पा रहे थे, तो आप बताइए शब्दों का निर्माण कर ले पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो उस समय बच्चे का स्वीकार किया जाता है क्या? चित्रांकन का। चित्रांकन मतलब टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं का, गोले का, वक्र का, वो कुछ भी बना दे, उसका क्या किया जाता है? स्वीकार किया जाता है, उसको स्वीकार किया जाता है। तो चलिए, जब आप अपना नाक तक नहीं साफ कर पा रहे थे, तब आप शब्दों का निर्माण कैसे कर पाएंगे? तो वही बात इसमें की गई है, वही बात इसमें की गई है। किसमें? तो आपके उस प्रश्न में। चलिए अब इस प्रश्न की तरफ आ जाएं। वो प्रश्न तो खत्म हो गया। ये प्रश्न क्या है? का सा पद्धति, कौन सी पद्धति यस्याम व्याकरण नियमान उपरि प्राधान्येन ध्यानम दीयते अनंतरम च तदाधारितानाम उदाहरणानाम उपरि। तो इस प्रश्न का यह मतलब है कि कौन सी ऐसी पद्धति है जिसमें पहले
पहले व्याकरण के नियमों को पढ़ाया जाता है, उसके बाद उसके उदाहरण पर जाया जाता है। तो व्याकरण के सबसे पहले क्या, तो सबसे पहले व्याकरण नियम, व्याकरण के नियम, सबसे पहले व्याकरण के नियम या सूत्र पढ़ाए जाएं। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर, पहले नंबर पर यह हो जाए, दूसरे नंबर पर उसको उस पर आधारित उदाहरण दिए जाएं, उस पर आधारित उदाहरण दिए जाएं। तो मैंने आपको पहले ही दो विधियां बताई हुई हैं, एक निर्गमनात्मक या निगमनात्मक विधि, दूसरी बताई है क्या, आगमन विधि या आगमनात्मकम विधि, आगमन विधि या आगमनात्मकम विधि। तो यह दो विधियां मैंने बताई हुई हैं। आग का मतलब, आगमन का मतलब क्या होता है, आगे उदाहरण, यानी कि पहले उदाहरण आगमन विधि हो गया। पहले नियम, नी से निगमन, नी से नियम, पहले नियम दिया जा रहा है तो इसका मतलब है कि निगमन है। ठीक है, तो आइए इसमें देखते हैं कि कौन सा इस पर हमारा उचित विकल्प होगा। अब तो आप आसानी से इसमें लगा दे रहे होंगे कि देखिए, निगमन विधि, डिडक्टिव विधि, डिडक्टिव मेथड, दूसरा क्या है, व्याकरण अनुवाद विधि। तो अब बताइए, प्रत्यक्ष विधि, आगमन विधि। व्याकरण अनुवाद विधि, अभी अभी मैंने बताया कि व्याकरण के नियमों का कंठस्थीकरण कराया जाता है व्याकरण अनुवाद विधि में। व्याकरण के नियमों एवं सूत्रों का कंठस्थीकरण कराया जाता है, किसमें, व्याकरण विधि में। प्रत्यक्ष विधि यानी कि डायरेक्ट मेथड का मतलब बच्चे के समक्ष प्रस्तुत होकर, या वह वस्तु, जिस विषय वस्तु को आप पढ़ा रहे हैं उस विषय वस्तु की शिक्षण सामग्री को प्रस्तुत करके पढ़ाना ही प्रत्यक्ष विधि कहलाता है। दोनों विधियां आपके समझ में आ गई हैं, और दो विधियां मैंने निगमन और आगमन अभी अभी बताया है। तो अब बताइए, आपका आंसर करना आसान हुआ कि नहीं हुआ। ये देखिए, बी तो एकदम नहीं हो सकता, सी भी नहीं हो सकता, डी में पहले उदाहरण दिया जाता है फिर नियम दिया जाता है, यानी कि यह भी नहीं हो सकता। प्रश्न में क्या कहा है, प्रश्न में कहा है कि पहले व्याकरण के नियम फिर उदाहरण, यानी कि निगमन विधि। ये आपका उत्तर सही हो गया। मैं सारी विधियों का व्याकरण विस्तृत व्याख्या आपके सामने प्रस्तुत कर दे रहा हूँ, उस पर आप क्या कीजिए, आसानी से अपने विकल्प का चयन कर लीजिए। ठीक है, और इनको लिखते जाइए ताकि आपके पेपर तक यह आसानी से आपके दिमाग में फीड हो जाएं। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर दोस्तों। तो अगला प्रश्न हमारा क्या है, तो अगला प्रश्न हमारा है, शिक्षकेण पृष्ठेषु अधोलिखितेषु प्रश्नेषु कः प्रश्ना कक्षायाः बहुभाषिक वादस्य प्रोत्साहनम कुर्यात्। अभी अभी मैंने बताया बहुभाषिकता का मतलब जहाँ पे विभिन्न प्रकार की भाषाओं का वर्णन किया जाए, विभिन्न प्रकार की भाषाओं को प्रोत्साहित किया जाए। अभी मैंने यह ट्रिक में आपको शब्द बताया था। चलिए, तो कौन सा ऐसा विकल्प है जो बहुभाषिकता को प्रोत्साहित कर रहा है। तो वायुफुल्लित, वायु, अच्छा चौथा नहीं, पहले से शुरू किया जाए। स्वभाषायाम शाकानाम नामानि लिखति, अपनी भाषा में शाक सब्जियों के नाम लिखना। अपनी भाषा में शाक सब्जियों के नाम लिखना, किम भवतः पालितः पशु, पालतू पशु क्या होते हैं, इनके बारे में लिखना। किम भवान अक्षराणि लिखितवान, अक्षर क्या होते हैं, इनके बारे में लिखना। वायुफुल्लितम, यानी कि देखिए बलून से यहाँ पे लिखा गया है, इसका मतलब क्या होता है, गुब्बारा। इसका मतलब क्या हो गया, गुब्बारा। आप समझ ही नहीं पाएंगे वायुफुल्लिता क्या होता है। वायु के द्वारा फुल्लित होने वाला, फूलने वाला, तो क्या होता है, गुब्बारा। कियदूर्ध्वं दीयतुम शक्वन्तु। तो अब बताइए इसमें कौन सा भाषा का कौशल हो रहा है, ये तो सीधे सीधे कट गया।
इसमें कौन सी बहुभाषिकता का विकास होगा? गुब्बारा फुलाने में। तो चलिए ये हो गया। तो अब देखिए आपका सही उत्तर कौन सा होगा? तो मैंने आपको पहले ही बताया, जिसमें बच्चे को अवसर प्राप्त हो कार्य करने का, बच्चे को अवसर प्राप्त हो कार्य करने का, वह उत्तर सही होता है बहुभाषिकता में या सृजनात्मकता में। चलिए, अपनी भाषा में साग सब्जियों को जब बच्चा लिखेगा तो यहाँ पे बहुभाषिकता का विकास होगा, क्योंकि कक्षा में ढेर सारे बालक होते हैं, ढेर सारे बालक की अपनी अपनी मातृभाषा होती है, अपनी अपनी अलग अलग मातृभाषा होती है। तो किताब की भाषा अलग हो गई, वह अपनी भाषा में, वह अपनी भाषा में, अपनी अपनी भाषा में लिखेंगे। तो बताइए, बच्चे जब अपनी अपनी भाषा में, सबकी मातृभाषा अलग है, तो वह अपनी अपनी भाषा में लिखेंगे, तो बहुभाषिकता का विकास हुआ कि नहीं हुआ? तो बहुभाषिकता का विकास किसमें हुआ? तो आपका आंसर होना चाहिए ए, स्वभाषाया शाकानाम नामानि लिखत, अपनी भाषा में साग सब्जियों के नाम लिखना। यही आपका उत्तर हो गया, यही आपका समीचीन उत्तर हो गया, मतलब समुचित उत्तर हो गया। चलिए अब आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 10 पर। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको क्लास बहुत ही रुचिकर लग रही होगी, बहुत ही फायदेमंद साबित हो रही होगी। तो आइए चलते हैं अपने प्रश्न नंबर 10 पर। तो छात्राणाम कृते एकाम अध्ययन अध्यापन सामग्रीम चिनोत्युम अधोगतेषु किम सर्वतो महत्वपूर्णम। बहुत ध्यान देकर पढ़ना होता है इसमें, कितने लोग तो पढ़ ही नहीं पाते हैं। तो चलिए आइए चलते हैं। तो अब देखिए, छात्र एक अध्ययन अध्यापन सामग्री चुनता है, वह महत्वपूर्ण है, वह कौन सी है, इसमें से लिखी हुई कौन सी सामग्री है या कौन सा विकल्प है जो सबसे महत्वपूर्ण है? तो कौन सा विकल्प इसमें सबसे महत्वपूर्ण है? तो आइए देखते हैं कि कौन सा विकल्प सबसे महत्वपूर्ण है। तो अब बताइए कि सामग्री महंगा ना स्यात्, वह सामग्री महंगी ना हो। कैसी ना हो? महंगी ना हो, ना स्यात् मतलब महंगी ना हो, ठीक है। और दूसरा क्या है? सामग्री छात्र एवं निर्मिता स्यात्, छात्र उस सामग्री का निर्माण स्वयं करे, छात्र उस सामग्री का निर्माण स्वयं करे, छात्र स्वयं ही निर्माण करना करे, क्या करे? स्वयं ही निर्माण करे। यह भी उचित हो रहा है कुछ न कुछ। सामग्री संदर्भानुकूलम भवेत तस्या च संगठित रूपेण उपयोग क्रियते, मतलब वह सामग्री संदर्भ के अनुकूल हो और संगठित रूप से उसका उपयोग किया जा सके। वह, और उसके बाद समीपस्थ विपणयाम, मतलब समीप के मार्केट में मिलने वाला हो, आसानी से मिलने वाला हो। सभी के सभी आपके उचित हैं, इसमें से सभी के सभी आंसर आपके उचित हैं, लेकिन सबसे उचित पूछा है उसने, सर्वतो महत्वपूर्ण। देखिए, सर्वतो महत्वपूर्ण, सबसे उचित आंसर कौन सा होगा, इसको ध्यान में देना है। तो बच्चे का जो अध्ययन अध्यापन सामग्री है, पहली बात तो वह महंगा नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, बच्चा यदि स्वयं निर्माण कर ले रहा तो बहुत अच्छी बात है। तीसरी बात इसमें क्या है कि जो नज़दीकी बाजार है आपका, समीप विपणया, समीप विपणयाम, देखिए लिखा हुआ है ना विपणयाम, मतलब जो समीप का बाजार है, नज़दीकी बाजार है, वहाँ आसानी से मिल सके, ऐसी सामग्री को चुनना चाहिए। सबके सब इसमें से उचित हैं, लेकिन सबसे उचित कौन सा है? देखिए, सामग्री संदर्भानुकूल, मतलब जिस संदर्भ को पढ़ना है, जिस विषय वस्तु को पढ़ना है, उसके अनुकूल हो और संगठित रूप से उसका उपयोग किया जा सके। तो सबसे उचित जो आंसर इसमें बनेगा, ये देखिए, ये बनेगा। इसमें कई उद्देश्य एक साथ जुड़े हुए हैं। संदर्भ के अनुकूल हो, संगठित रूप से उसका प्रयोग कर लिया जाए। तो ये देखिए, ये हो गया, ठीक है। आपका आंसर कौन सा आंसर हो गया? सी आंसर हो गया। चलिए फिर आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो आशा करते हैं आपको क्लास बहुत ही अच्छी लग रही होगी और आप लोग अच्छे से इसको सीख रहे होंगे आनंदपूर्वक। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है हमारा। तो अगला प्रश्न हमारा है, विद्यार्थिन
विद्यार्थिनः भाषायाः व्यवहारस्य आकलनार्थ निम्नलिखितेषु किम सर्वाधिक महत्वपूर्ण। सर्वाधिक महत्वपूर्ण, देखिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है, किस समय, भाषा व्यवहार के आकलन के समय। विद्यार्थी यानी कि छात्र के भाषा व्यवहार के आकलन के लिए कौन सा विकल्प इसमें से सबसे उचित होगा, सबसे महत्वपूर्ण होगा। तो देखिए मूल्य निर्धारकम श्रेणी, मूल्य जो मूल्य होता है, अंक होता है, अंक निर्धारण श्रेणी, अंक निर्धारण श्रेणी। पत्राधानम यानी कि पोर्टफोलियो, जो मैंने एकत्रीकरणम भी बताया था, इसका क्या होता है, एकत्रीकरणम भी होता है इसका अर्थ। इसका अर्थ होता है संचयिका भी होता है, क्या होता है, संचय का भी होता है, संचयिका भी होता है इसका एक शब्द एक अर्थ। तो वार्तालापम, अब बताइए वार्तालाप विधि, ठीक है, वार्तालाप विधि। और चित्रांकनम, चिन्हांकनम या चित्रांकनम, चेक लिस्ट, चेक लिस्ट, ठीक है। तो अब बताइए इसमें से आपका उत्तर कौन सा होगा। तो इसमें से आपका जो समुचित उत्तर या महत्वपूर्ण उत्तर होगा वह दोस्तों हो जाएगा आपका पोर्टफोलियो, पत्राधानम। पत्राधान क्या होता है दोस्तों, तो पत्राधान एक पत्र होता है जिस पर बच्चे की कमी, बच्चे में क्या कमी है, बच्चा किस में रुचि लेता है, बच्चा कैसे सीखता है, बच्चा कितना सीखता है, बच्चा कैसे सीखता है, खेल विधि सीखता है या लिखकर पढ़ने में, पढ़कर या फिर कहानी कथा कहानी द्वारा सीखता है, कितना सीखा है, या बच्चे में कौन सी कमी है, बच्चे में कौन सा दोष है, इन सब के बारे में बच्चे की उसमें समुचित जानकारी लिखी होती है जिसके द्वारा शिक्षक आसानी से उसको सिखा सकता है। तो यही जो होता है बच्चे का सबसे अच्छा, इसमें भाषा व्यवहार के आकलन के लिए सबसे अच्छा उदाहरण, सबसे अच्छा विकल्प जो आपका है वह है क्या, सर्वाधिक महत्वपूर्ण उदाहरण क्या है, विकल्प क्या है, तो पत्राधानम है। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर चलते हैं, आइए अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 12 क्या है, तो देखिए लेखनार्थम बालान अध्यापन समय शिक्षक रूपेण भवता किम करिष्याम। लिखने के लिए बालक के अध्ययन के समय एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो देखिए स्वविचारान लेखितुम बालेभ्यः अवसरम दास्यति। दूसरा क्या है, आदौ कंठस्थीकरणम कृत्वा अनंतरम एकम परिच्छेद सुंदर हस्ताक्षर लेखितुम निर्देशम दास्यते। उसके बाद कृष्ण फलकतः अक्षराणि उद्धर्तुम बालेभ्यः अवसरम दास्यति। भाषायाः वर्णानां लेखितुम बालेभ्यः निर्देशम दास्यति। तो मेरे दोस्त, मेरे मित्र, मेरे छात्र, जो भी छात्र छात्राएं हैं, प्रिय छात्र छात्राएं, आप लोग इतना ध्यान दिया कीजिए जिसमें बालक को स्वयं अवसर प्रदान हो, स्वयं अवसर प्रदान हो अपने विचारों को प्रकट करने का, वही सबसे उचित उत्तर होता है। देखिए स्विचारान लेखितुम बालेभ्यः अवसर दास्यते। बच्चे को अपने विचारों में स्वयं से लिखने को अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। यही आपका उत्तर हो जाएगा, यही आपका उत्तर होगा, न कि भाषा का वर्णमाला लिखने का निर्देश देकर। वर्णमाला लिखने का निर्देश देकर इसमें से कोई लिखने का जो उद्देश्य है पूरा नहीं होता है। कृष्ण फलकतः मतलब ब्लैक बोर्ड पर श्याम पट्ट पर अक्षरों को लिखवाने का अवसर देना चाहिए बच्चे को। लिखाने का अवसर तो अच्छी बात है, लेकिन जब आप अक्षरों को वहाँ पे दे रहे हैं, इसका मतलब है कि आप अपने मन से कुछ उसको दे दिए लिखने के लिए, अवबोध करा दिए, उसका ज्ञान करा दिए कि इसको लिखना है। ठीक है, दंडान्वय विधि में चले गए आप।
उसके बाद आदौ कंठस्थीकरण, कंठस्थीकरण की बात आ गई है तो कंठस्थीकरण का मतलब यहाँ पे ये आप हटा दीजिए, सुंदर हस्ताक्षर लेख। अब बताइए सुंदर हस्ताक्षर से कौन से लेखन कौशल का विकास हो जाएगा, कौन से लेखन कौशल का विकास उसका हो जाएगा। तो इसमें उससे कोई मतलब नहीं है, ना इससे मतलब अक्षरों को लिखवाने से, ना वर्णमाला को। वर्णमाला और अक्षर दोनों एक ही तो हो गए, अक्षरों को लिखवाइए या वर्णमाला को लिखवाइए दोनों तो एक ही हो गए, अक्षर या वर्णों का, तो ये दोनों नहीं होंगे। और इसमें सुंदर हस्ताक्षर से किसी बच्चे के कौशल का विकास नहीं होगा, लेखन कौशल का विकास नहीं होगा। तो इसमें कौन सा उत्तर हो गया, समुचित उत्तर आपका आ गया स्वविचारान लेखितुम बालेभ्यः अवसरम दास्यति। बच्चे को अपने विचारों में, अपने विचारों को स्वविचारान, अपने विचारों को लिखने का अवसर प्राप्त कराया जाए, दिया जाए, अवसर दिया जाए। तो यहाँ पे बच्चे को अवसर दिया जा रहा है, यही समुचित उत्तर हो गया हमारा, समुचित विकल्प हो गया। चलिए फिर चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न क्या है दोस्तों हमारा, तो अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न नंबर 13 क्या है, एका शिक्षिका कक्षायां श्रवण संबंधित गतिविधिं कारयितुं निश्चयं कृतवती। एक शिक्षिका कक्षा में श्रवण संबंधी गतिविधि कराने का निश्चय लेती हैं, श्रवण संबंधी गतिविधि कराने का निश्चय लेती है एक शिक्षिका। सा चर्चा रूपाण गतिविधि नाम योजनाम करोति, वह चर्चा करने का जो गतिविधि को आगे बढ़ाने की योजना बनाती है। काश्चन गूढ़ प्रश्नानाम पृष्ठवा छात्रान् श्रोतुम नियोजति, बच्चे को प्रश्न पूछने का, बच्चों से प्रश्न पूछ रहे हैं और बच्चों को कह रही हैं कि ध्यान से उस प्रश्नों को सुने। तेषां रुचि चर्चा च वर्धयति, जिससे उस तथ्य पर, उस विषय वस्तु पर बच्चों की रुचि बनी हो, बच्चों की उस पर रुचि बनी हो। एता प्रस्तुतया संति, यह जो प्रस्तुत किया गया है यह कैसी विधि है। तो आइए देखा जाए, 4 ऑप्शन हैं यहाँ पे, कौन कौन से 4 ऑप्शन हैं। श्रवण समयक गतिविधि, क्या श्रवण के समय की गतिविधि है, श्रवण के समय की गतिविधि है। उसने क्या कहा है कि उसने श्रवण संबंधी गतिविधि करानी चाहिए, निश्चय लिया, उसने निश्चय लिया। निश्चय लेने के बाद उसने चर्चा किया, क्लास में चर्चा पर चर्चा का कार्य शुरू किया, जिसमें उसने उस पर आधारित प्रश्नों को पूछना शुरू किया और बच्चों से ध्यान से सुनने को कहा है। ठीक है, तो आइए, ये हो गया पहला। दूसरा क्या है, श्रवण पर गतिविधि, श्रवण पर गतिविधियां। अब देखिए, श्रवण के समय की गतिविधि, श्रवण पर, श्रवण के बाद की गतिविधि, श्रवण के बाद, पर मतलब बाद के गतिविधि, पर मतलब क्या होता है, बाद, संस्कृत में पर का क्या मतलब होता है, बाद। ठीक है, श्रवणांतर गतिविधियां, देखिए मतलब हम बोलते जाएं आप सुनते जाइए, यह कार्य देखिए, फॉलो अप ऑफ लिसनिंग एक्टिविटीज, मतलब श्रवणांतरम, हम बोलें आप सुनते जाइए, हम बोलें आप सुनते जाइए, यह गतिविधि, या श्रवण पूर्व गतिविधियाँ, श्रवण पूर्व गतिविधियाँ। अब बताइए, उसने गतिविधि निश्चित की, कराने की, गतिविधि कराने की निश्चित किया, उससे पहले ही प्रश्न पूछा, मतलब श्रवण संबंधी कार्य के पूर्व कार्य किया उसने। पूर्व कार्य करने का मतलब अब आपका उत्तर कौन सा हो गया कि श्रवण पूर्व गतिविधि, श्रवण पूर्व गतिविधि, कार्य कराने से पूर्व उसने प्रश्न पूछा और बच्चों में रुचि उत्पन्न की। तो यह कौन सा हो गया, ऑप्शन हमारा चौथा वाला ऑप्शन हो गया, यानी डी ऑप्शन हो गया। प्री लिसनिंग एक्टिविटीज है ये, मतलब अपना कार्य शुरू नहीं किया, शुरू करने से पहले ही प्रश्न पूछने का कार्य कर लिया है। ठीक है, चलिए फिर चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। 14 2 बार लिख गया है, तो इसको हटा दीजिए, कोई बात नहीं, हम हटा सकते हैं। आइए, मौखिक भाषा कौशलस्य विकासार्थम निम्नलिखितेषु का प्रयोग सर्वाधिक उपयोगी भविष्यति। मौखिक भाषा, मौखिक का मतलब क्या होता है, भाषण कौशल, भाषण कौशल, भाषण कौशल, या इसी को हम लोग वाचन कौशल भी कहते हैं। वाचन कौशल या भाषण कौशल का विकास करने के लिए कौन सा उपयोगी है, सबसे उपयोगी कौन सा विकल्प होगा,
सबसे उपयोगी कौन सा विकल्प होगा? तो आइए, नाट्य अभिनय सहभागा। नाट्य अभिनय सहभागा का मतलब नाटक में अभिनय का सहभाग करके, ठीक है, भाग लेकर, नाटक में भाग लेकर, ठीक है, नाटक में स्टेज पर भाग लेकर के, शिक्षकस्य पठनान्तरं पाठ्यपुस्तकस्य एकस्य पाठस्य सामूहिक रूपेण पठनम। एक पाठ को शिक्षक के साथ एक पाठ को सामूहिक रूप से पढ़ने पर मौखिक भाषा का विकास होगा। तो ये हो गया। दूसरा क्या है? शिक्षकम अनु सामूहिक रूपेण शब्दानाम शब्दोच्चारण। शिक्षक के बाद सामूहिक रूप से शब्दों का उच्चारण अभ्यास करके। उसके बाद कविता नाम पठनम एकलम सामूहिक। कविता का एक एक समूह में, अकेले और समूह में कविता का पाठ करके। अब बताइए, एक कविता का अकेले व समूह में पाठ जब करेंगे, यानी कि आप पठन करेंगे, तब आपके मौखिक अभिव्यक्ति का विकास होगा? नहीं। सामूहिक रूप से या फिर अकेले शिक्षक के पढ़ने के बाद सामूहिक रूप से जब आप शब्दों का शुद्ध उच्चारण करेंगे तब मौखिक विकास होगा? नहीं। शिक्षक एक पाठ्य पुस्तक को पढ़ दे रहा है, फिर उसका आप सामूहिक रूप से पठन कर रहे हैं, तब होगा? नहीं। यह भी आपका उचित उत्तर नहीं होगा। जब आप स्वतंत्र रूप से नाटक में आप भाग लेंगे और स्वतंत्र रूप से अपने विचारों को प्रकट करेंगे, अभिनय करेंगे, अभिनय में सहभाग करेंगे, भाग लेंगे, तो आप स्वतंत्र रूप से आपको अपने विचारों को प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त होगा। यानी कि सबसे उचित जो उत्तर होगा यह पहला होगा। उससे बच्चे के भाषण या वाचन कौशल का या मौखिक अभिव्यक्ति का विकास होता है। तो उचित उत्तर कौन सा हो गया? तो उचित उत्तर आपका 14 में ए वाला हो गया। ठीक है, चलिए अगले पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? तो अगला प्रश्न है, एकस्य पाठस्य पठन विषये अधोलिखितेषु किम सर्वाधिकम महत्वपूर्णम। तो एक पाठ के पठन विषय के लिए कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण विकल्प होगा? सर्वाधिक महत्वपूर्ण विकल्प कौन सा होगा? तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण विकल्प कौन सा होगा? किस समय? एक पाठ के पठन विषय के समय। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों, आपको यदि ऐसा लग रहा हो कि आप कम समझ पा रहे हैं या फिर बोरिंग सा फील हो रहा हो, तो आप कमेंट ज़रूर कर दिया कीजिए। कमेंट कर देंगे तो हम अपने पढ़ाने की शैली आपके अनुसार बदल लेंगे। तो यही तो कला होती है दोस्तों, आपको सीखने और सिखाने की यही कला होती है। जैसा छात्र चाहे वैसा आप कीजिए। ठीक है, तो आप किसी तरफ भटकिए ना, बहुत कम समय आपके लिए बचा है। आप सोना बाबू के चक्कर में मत पड़िएगा इस समय। अगर इस समय आप उसमें पड़ गए तो दोस्तों बाद में कोई साथ देने नहीं आएगा और आप भटकते रहेंगे दोस्तों। यदि आपको नरक देखना है ना दोस्तों, यदि आपको नरक देखना है तो बेरोजगार होकर देख लीजिए। ना सम्मान मिलता है, ना पैसा मिलता है, ना व्यवहार मिलता है, ना रिश्ते बनते हैं, कोई साथ नहीं देने आता है, जिंदगी नरक सी बन जाती है। तो दोस्तों पहले आप सफल हो जाइए, उसके बाद आप चाहे महिला मित्र बनाइए, चाहे शादी कीजिए, चाहे अपने दोस्तों के साथ मस्ती मौज कीजिए। तो अभी जो समय है दोस्तों, यह आपके अध्ययन का समय है, आपका महत्वपूर्ण समय है जिसमें आप अध्ययन कर सकते हैं अच्छे से। तो आइए हम लोग अपने टॉपिक पर चलें। इसमें कौन सा उत्तर होगा? आप लोगों ने आशा करते हैं कमेंट कर दिया होगा, आप लोग सही उत्तर लगा दिए होंगे। अब देखिए, एक पाठ का पठन विषय के समय क्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? विराम चिन्हा नाम उपरि ध्यानम। अब बताइए, बच्चा प्राथमिक स्तर का है, बच्चा प्राथमिक स्तर का है, तो उसमें अभी विराम चिन्ह की जानकारी ही कहाँ आ पाई है? विराम चिन्हों की जानकारी ही कहाँ है? तो यह उत्तर आपका तो गलत हो गया, पहला उत्तर आपका गलत हो गया। लिखित पाठस्य अर्थ प्राप्ति, लिखित पाठस्य अर्थ प्राप्ति।
तो अब आगे चलेंगे। शुद्ध उच्चारण सहित पाठस्य उच्चय पठनम, शुद्ध उच्चारण रूप से बच्चा पाठ करे। अब ये बताइए प्राथमिक स्तर पर बच्चे में कितनी शुद्धता आ जाएगी, बच्चे में कितनी शुद्धता आ जाएगी। बच्चा त्रुटि तो करेगा ही, त्रुटि एवं अभ्यास, त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत तो आपने सीखा ही है, त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत आपने देखा ही है। बच्चा पढ़ेगा, अभी प्राथमिक स्तर का है तो गलती तो करेगा ही, उससे इतनी ज़्यादा आप अपेक्षा नहीं कर सकते कि वह एकदम शुद्ध बोले। आइए, पाठस्य प्रत्येकम शब्दस्य पठनम, पाठ का प्रत्येक शब्द को पढ़कर, तो सबसे महत्वपूर्ण की बात आ जाए एक पाठ के पठन विषय के समय, पढ़ने के समय, तो सबसे महत्वपूर्ण इसका हो जाएगा लिखित पाठस्य अर्थ प्राप्ति ही, क्योंकि पठन कौशल का उद्देश्य हमने आपको बताया था कि पठन कौशल का क्या उद्देश्य होता है। तो पठन कौशलस्य उद्देश्यम किमर्थी किम अस्ति, तो क्या होता है, तो आइए हमने कहा था लिखिता क्या बोलते हैं, पठित्वा अर्थ ग्रहणम, जो लिखा हुआ पाठ है उसके अर्थ को ग्रहण करके, उसके अर्थ को ग्रहण करके आप पठन विषय का सबसे महत्वपूर्ण विकल्प यही होता है। पठन कौशल का उद्देश्य क्या होता है कि लिखा हुआ जो तथ्य है उसको पढ़ें और उसके अर्थ को प्राप्त करें, उसके अर्थ का ज्ञान करें, यही सबसे आपका उचित आंसर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे बताया गया था पठित्वा अर्थ ग्रहणम, पढ़कर अर्थ ग्रहण करने का जो कला है, जो विधि है, यही पठन कौशल का उद्देश्य होता है। चलिए आगे चलते हैं अपनी अगली टॉपिक पर। आप लोग कुछ अन्यथा ना कर दिया कीजिए। चलिए 15वां हो गया, उसके बाद 16वां, व्याकरणम पाठितुम निम्नलिखितेषु क प्रभावकारी मार्गः, व्याकरण पढ़ते समय निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावकारी मार्ग है, प्रभावकारी विकल्प है। तो आइए दोस्तों देखते हैं अच्छे से कौन सा विकल्प होगा। पाठस्य अनुवाद समय व्याकरण नियम पाठन। अब पाठ अनुवाद के समय व्याकरण नियमों को पढ़ा देना, एक विशिष्ट पुस्तक, व्याकरण की पुस्तक के आधार पर व्याकरण का पाठ करना, अनुवाद के समय, पाठ के अनुवाद के समय व्याकरण के नियमों को पढ़ा देना, एक विशिष्ट पुस्तक, एक व्याकरण की विशेष पुस्तक लेकर उस पर आधारित व्याकरण को पढ़ाना, या फिर संदर्भानुसारम व्याकरण पाठनम येन नियमा नाम आविष्कारः भवेतु, आदौ व्याकरण नियमानां पाठनम पश्चात उदाहरणम। अब ये तो मैंने जो आपको बताया था, ये देखिए, ये मैंने आपको बताया था निगमन विधि के लिए, निगमन विधि के लिए। ये निगमन विधि का उदाहरण क्या है, व्याख्या है। पहले नियम, पहले व्याकरण का नियम, फिर उदाहरण दिया जाए, ये निगमन विधि का हो गया। और ये बताइए किसी विशेष व्याकरण की कोई विशेष पुस्तक लीजिए, कोई विशेष स्पेशल पुस्तक लीजिए, उसके आधार पर व्याकरण को पढ़ाइए, तब अच्छा होगा। या फिर अनुवाद पढ़ाते समय व्याकरण के नियमों को पढ़ा दीजिए, तब सही होगा। तो यह सब सही तो होगा, लेकिन सबसे उचित उत्तर जो होगा, देखिए सबसे प्रभावकारी जो इसमें उत्तर आएगा वह आपका आएगा संदर्भ के अनुसार व्याकरण का पाठ कीजिए, उसके नियमों को बताते जाइए। कोई जो तथ्य है या विषय वस्तु है, जो तथ्य या विषय वस्तु है, उसका व्याकरण भी पढ़ाइए और उसके साथ उसके नियमों को पढ़ाइए, तो यह उत्तर जो होगा वह आपका सही हो जाएगा। संदर्भ के अनुसार आप व्याकरण पढ़ाइए और व्याकरण के नियमों को पढ़ाइए, तब बच्चा ज़्यादा सीखेगा और अच्छे तरीके से सीखेगा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पर चलें। तो अगला प्रश्न क्या है हमारा, कम समय बचा है। दोस्तों, जब कम समय बचा है तो कम समय में सबसे प्रभावकारी जो शिक्षण है वह है आपका प्रैक्टिस और उसकी पूर्ण व्याख्या।
प्रैक्टिस के साथ पूर्ण व्याख्या करेंगे। तो दोस्तों हमने अभी 17वें क्वेश्चन पर हैं, 16 क्वेश्चन पढ़ा है। 16 क्वेश्चन में लगभग हमने 75% आपके शिक्षण को समाहित कर दिया है। अगर आप ध्यान से इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो आप इस समय लापरवाही एकदम ना कीजिए दोस्तों, ताकि आप आसानी से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें, अपने पेपर को क्वालिफाई कर सकें। तो चलिए आगे चलते हैं। अधोलिखितेषु किम ग्रहणात्मकम कौशलम। मैंने आपको पढ़ाते समय सारे कौशल पढ़ाया था, सारे कौशल आपको पढ़ाया था कि भाषा कौशल, भाषा कौशल कितने प्रकार के होते हैं भाषा कौशल। तो आपके जो भाषा कौशल थे वो 4 प्रकार के होते हैं। मैंने आपको बताया था कि भाषा कौशल कितने होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। तो मैंने आपको LSRW बताया था, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीड, राइट, रीडिंग और राइट, ये मैंने आपको बताया हुआ था। अब इसमें मैंने आपको हिंदी में भी बताया था, ट्रिक बताया था कि इनका क्रम क्या होता है। तो ये देखिए शुभोपलि, शुभोपलि, ठीक है। अब इसको अगर आप देखेंगे तो यह होता है सुनना, यह होता है बोलना, यह होता है आपका पढ़ना, पढ़ना, और यह होता है आपका लिखना। तो ये 4 कौशल आपके हैं, 4 भाषा कौशल हैं। अब इन चारों भाषा कौशल में पहला, इसको हम इंग्लिश में, माफ़ कीजिएगा इंग्लिश नहीं है, संस्कृत में माफ़ कीजिए, क्या हो रहा है अब, ये देखिए। तो पहला होता है श्रवणम, पहला क्या होता है, श्रवणम, जिसमें श्रवणेंद्रिय काम करती है, यानी कि कान। बोलना, बोलना का मतलब भाषणम, या इसी को हम कहते हैं वाचनम, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद क्या होता है, तो इसके बाद होता है आपका पढ़ना। पढ़ना का क्या होता है, पठनम, क्या होता है, पठनम। लिखना का क्या होता है, लेखनम, लेखनम। तो ये आपके 4 कौशल हुए। अब इसमें इसने क्या पूछा है, तो मैंने यह भी आपको बताया था कि हाँ, तो मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि इसमें से ग्रहणात्मक कौशल कौन सा होता है, अभिव्यक्तात्मक कौशल कौन से होते हैं। तो देखिए मैं फिर से बता दे रहा हूँ आपको, सुनकर और पढ़कर, सुनकर और पढ़कर हम अपनी क्या करते हैं, दूसरों के, सुनकर और पढ़कर अभिव्यक्तियों को ग्रहण करते हैं, किसी की अभिव्यक्ति को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। ग्रहणात्मक कौशल हो गया, ग्रहण करते हैं, या फिर अर्जन करते हैं, अर्जनात्मक कौशल इसी को इसीलिए बोला जाता है, अर्जन करते हैं, या फिर ग्रहणात्मक हो गया, अर्जनम हो गया, अवबोधनम हो गया, अवबोधन कौशल भी इसी को कहते हैं। अवबोधन कौशल यानी कि हमें किसी के भावों का, किसी के विचारों का ज्ञान होता है, हम किसी लिखे हुए तथ्य को के अर्थ को, भावों को ग्रहण करते हैं, विचारों को ग्रहण करते हैं। तो देखिए ये हो गया आपका ग्रहणात्मक कौशल। अब इसमें देखिए ये ग्रहणात्मक कौशल हो गया, और आपका अभिव्यक्तात्मक कौशल भी होता है, जिसके द्वारा हम अपने भावों को, अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हैं, व्यक्त करते हैं, ठीक है। तो इसको अभिव्यक्त कौशल कहते हैं, अभिव्यक्तात्मक कौशल, अभिव्यक्तात्मक, अभिव्यक्तात्मक कौशल या अव्यक्तात्मक, या इसी को क्या कहते हैं, अव्यक्तात्मक, अव्यक्तात्मक कौशल। तो ये देखिए, तो भाषणम और लेखनम, भाषणम और लेखनम,
अगर हमें अपने भावों को किसी को समझाना हुआ तो बोलकर ही तो समझा सकते हैं या लिखकर समझा सकते हैं। इसीलिए यह अभिव्यक्तात्मक कौशल या अव्यक्तात्मक कौशल हुआ। ठीक है, भाषा कौशल में ही चल रहे हैं हम लोग। तो देखिए उसके बाद आगे जो आपका है वह क्या है, ग्रहणात्मक कौशल या अर्जनात्मक कौशल या अवबोधन कौशल। तो कौन होते हैं, तो वह आपके होते हैं एक श्रवणम और पठनम। हम किसी के भावों या विचारों को कैसे ग्रहण कर सकते हैं, तो सुनकर या पढ़कर। तो चलिए देखते हैं कि ये दोनों एक साथ कहाँ पे हैं, श्रवणम और पठनम। श्रवणम च पठनम च, ये देखिए डी वाला आंसर आपका सही हो गया दोस्तों। अगर आपने इतना देख लिया है तो दोस्तों भाषा कौशल से आपका कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा, 100% की गारंटी है। तो दोस्तों इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर आप ना समझ पाएँ तो भगवान ही मालिक है आपका। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, भाषा कौशलानाम अध्यापनम भवेत्। भाषण कौशल का अध्यापन होता है, भाषण कौशल का अध्यापन होता है या शिक्षण कार्य होता है। कैसे होता है, तो आइए देखते हैं। पृथक्याम मतलब अलग अलग, पृथक्या मतलब अलग अलग, अलग अलग, और समग्र रूपेण मतलब सभी तरीके से, सभी तरीके से। और अगला है विस्तृत विवरणेन। विस्तृत विवरणेन का मतलब विस्तृत विवरण करके, विस्तृत विस्तृत व्याख्या करके, व्याख्या करके, विस्तृत व्याख्या करके, या अनुकरण के माध्यम से, या फिर अनुकरण के माध्यम से। तो सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा हो गया दोस्तों, भाषा कौशल हमें सभी रूप से समग्र रूपेण, समग्र रूप से हम लोग भाषा कौशल का अध्यापन करते हैं। भाषा कौशल अभी अभी मैंने बताया कि कितने प्रकार के होते हैं भाषा कौशल। भाषा कौशल आपके कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के होते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है हमारा दोस्तों, तो अगला प्रश्न हमारा है सामाजिक विनिमयन। सामाजिक विनिमय लिखा हुआ है, विनिमय है, विनिमयन भी बोल देते हैं। ठीक है, तो आइए इति सिद्धांता केन संबंधा, इस सिद्धांत से कौन संबंधित हैं, सामाजिक वातावरणिक, सामाजिक या वातावरणिक सामाजिक वातावरणिक भाषा अधिगम सिद्धांत। भाषा अधिगम सिद्धांत किसने दिया था, तो हमने आपको बार बार बताया है कि आप 2 नाम भाषा अध्ययन में या भाषा अधिगम के समय आप कभी मत भूलिएगा। एक नाम चॉम्स्की, दूसरा लेव वाइगोत्स्की। नाम चॉम्स्की ने लैड यानी कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस दिया था, डिवाइस के बारे में बताया था। और साहजिक भाषा का विकास बताया था। ठीक है, साहजिक वातावरण का सिद्धांत बताया था। और यहाँ पर साहजिक की जगह पे क्या है, सामाजिक सांस्कृतिक या सामाजिक वातावरणिक, सामाजिक सांस्कृतिक भी यहाँ पे लिख लीजिए, सांस्कृतिक भी, क्योंकि कई बार आ चुका है दोस्तों, सांस्कृतिक भी आ चुका है। सामाजिक सांस्कृतिक या सामाजिक वातावरणिक भाषा अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था, तो हमने बार बार आपको बताया है कि वाइगोत्स्की। किसने दिया है, तो वाइगोत्स्की ने दिया है, लेओ वाइगोत्स्की, लेओ वाइगोत्स्की। ठीक है दोस्तों, इन दोनों लोगों का नाम मत भूलिएगा, नहीं तो 2 नंबर आपका गारंटी के साथ छूट जाएगा। साहजिक विनिमय, सामाजिक विनिमय का मतलब क्या होता है, समाज में आदान प्रदान की सीखने की भाषा अधिगम होता है। समाज में अपने विचारों का आदान प्रदान करके भाषा का अधिगम किया जाता है। और साहजिक रूप से जिसने बताया है वो है नॉम चॉम्स्की। तो यह भी प्रश्न आपका समाप्त हो गया दोस्तों। आगे चलते हैं। तो आगे, अच्छा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।
तो दोस्तों आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होगा। आज हम आपसे यहीं पे विदा लेना चाहेंगे और आपको इतना ज़रूर कहना चाहेंगे कि आपके पास बहुत कम समय बचा है। जो समय बचा है बहुत मूल्यवान है। उसके लिए आप क्लासेस को बार बार रिवाइज कीजिए, बहुत ज़्यादा भटकिए मत, बहुत ध्यान से सीखिए और लिख कर सीखिए। जो बिंदु बोले जा रहे हैं उनको लिख कर सीखिए, क्योंकि एक प्रश्न पर कम से कम 4-5 टॉपिकों को कवर किया जा रहा है। तो अब बताइए 19 प्रश्न हैं और हमने कितनी लंबी व्याख्या आपके सामने की है। जब इतनी लंबी व्याख्या एक एक प्रश्न पर की जा रही है, 19 प्रश्न पे की जा रही है, तो सोचिए इसमें पूरा का पूरा भाषा अधिगम, भाषा कौशल, भाषा शिक्षण सब का सब समाहित हो जाता है। तो दोस्तों कहीं भी जरा सा भी लापरवाही आपकी इसमें बर्दाश्त नहीं है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।